नमस्कार साथियों, मैं मनीष शिवम स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म यूदरा प्रो प्लस पे। अगर आप बिहार पैरामेडिकल 2026 के स्टूडेंट और आपने एग्जाम दे दिया है और आप रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, आपको पता चला है रिजल्ट भी आ चुका है, अब आप काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं कि काउंसलिंग का डेट कब आएगा। तो ऐसे वीडियोस आप लोगों ने यूट्यूब पे देख ही रखे होंगे जिसमें बताया जा रहा है कि काउंसलिंग का डेट हो गया अनाउंस, इस दिन हो से होगा काउंसलिंग। क्या देखा है वीडियो के में, क्या बताया गया? काउंसलिंग का डेट बताया गया उसमें। हाँ, बताया गया कि 10 तारीख से पहले, यानी 10 जुलाई से पहले पहले आपका काउंसलिंग का डेट आ जाएगा। कैसा लगा? मजाक लगा? ठगा हुआ महसूस किया आपने? या ये आपने देखा कि ये 10 कॉलेज चूज कर लो, आपका अगर रैंक 10,000 से ज्यादा आया है? कैसा लगा? सच बताइए, बहुत ठगा हुआ महसूस किया आपने ना? जब थंबनेल पर आप कुछ और देखते हो और टैप करने के बाद कुछ और पाते हो। बताया जाता है कि डेट रिलीज हो गया, थंबनेल पे टैप करते हो, फिर पता चलता है अभी रिलीज नहीं हुआ है, रिलीज होने वाला है। फिर ये सब किया क्यों जाता है? इसका जवाब आप स्वयं कमेंट बॉक्स में देना, ऐसा क्यों किया जाता है। चलिए, तो यहां पे दो स्टूडेंट आप देख रहे हो कि परेशान हैं। किस बात से परेशान है देख सकते हो। यहां स्वाभाविक तौर पे आप देख पा रहे हो कि अलग अलग प्रश्न हैं। क्या प्रश्न है? पहला, कम रैंक है तो अच्छे कॉलेज ऊपर मत डालो, ऊपर मत रखो, ठीक है भाई। दूसरा, फीमेल रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, फीमेल कैटेगरी रैंक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे कॉलेज मिलता है। ये वाला झूठ आपको भी चखाया गया है क्या? ये वाला चूरन आपने भी चाटा है क्या? कट ऑफ पहले से तय हो चुका है। चॉइस फिलिंग काउंसलिंग कंफ्यूजन रहता है, क्या होता है? ये वाला डॉक्यूमेंट नहीं है तो कॉलेज नहीं मिलेगा। ठीक है भाई, ये कुछ हद तक सही हो सकता था। कोई भी कॉलेज डाल दो, सीट तो कंफर्म है आपका। अगर आपको एएनएम मिल रहा है तो आपको जीएनएम नहीं डालना चाहिए। अगर जीएनएम लाइक रैंक है तो आपको एएनएम नहीं डालना चाहिए। अगर आपको एएनएम मिल रहा है तो जीएनएम डालोगे तो एएनएम भी नहीं मिलेगा। ऐसे वाले वीडियोस आपने देखे हैं क्या? और सबसे स्पेशल आपका फेवरेट, दूर का कॉलेज डालो, दूर का कॉलेज डालो। ये वाला अच्छा लगता है ना सुनने में? दूर का कॉलेज डाल दो, आपको कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा जी, हमारा घर मान लीजिए वैशाली है, और वैशाली मान लो मेरा घर, वैसे तो मेरा घर छपरा है, पर किसी स्टूडेंट का घर अगर वैशाली हाजीपुर है और उसने बगल वाला कॉलेज डाल दिया और उसका रैंक आया है 20,000, क्या उसे कॉलेज मिल जाएगा? नहीं जी। कॉलेज चेक करने वाला तो देख करेगा कि भाई आपका घर कहाँ है, एड्रेस पहले देखेगा। कम से कम 200-300 किलोमीटर दूर डालना पड़ेगा, तब तो कॉलेज मिलेगा ना। रैंक से कॉलेज थोड़ा मिलता है, वो इंची टेप से नापा जाता है आपका घर कहाँ है और उससे दूर कॉलेज। ऐसा होता है क्या? ऐसा कोई लॉजिक है? नहीं ना। तो ऐसे सारे के सारे मिथ को आज हम लोग बस्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में। बहुत डिटेल में एक एक जानकारी को कवर करेंगे, ठीक है? तो अंत तक बने रहिएगा। पूरी की पूरी वीडियो अगर आपने पूरी देख ली, इसके बाद आपका कोई भी सवाल बाकी नहीं रह जाएगा। काउंसलिंग प्रोसेस से रिलेटेड, कॉलेज कैसे मिलता है इससे रिलेटेड, और सबसे इंपॉर्टेंट, आप झूठ पकड़ना शुरू कर दोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ते हैं। ओके, तब तक आप इन झूठ से थोड़ा सा बताइए कि इनमें से कौन सा ऐसा झूठ है जो आपने देखा है और पाया है कि भाई ये तो हमारे साथ धोखा हुआ है। इनमें से कौन सा ऐसा झूठ है जिसे आप आज तक सच मान रहे थे? कमेंट जरूर करिएगा। देख लिया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आ जाता है काउंसलिंग का अन्यायपूर्ण खेल। अब कहोगे ये कैसा? एक स्टूडेंट है, दूसरे स्टूडेंट है। दो स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट का रैंक यूआर में 1500 आया और इन्हें मिल गया एनएम। दूसरे स्टूडेंट का यूआर में आया 2000, इन्हें मिल गया जीएनएम। कमाल बात है। पर ये फ्रॉड भी नहीं है, स्कैम भी नहीं है, ये आपके समझ की कमी है। अब समझ कैसा? क्या ये स्टूडेंट आर्ट्स बैकग्राउंड की थी एएनएम जिन्हें मिला, या फिर वो साइंस बैकग्राउंड की थी? ये कंफर्म करना होगा। क्या इनको कोई कैटेगरी रैंक जीएनएम जिन्हें 2000 पे मिल गया यूआर से, क्या यूआर से ही मिला है या फिर कोई कैटेगरी रैंक अप्लाई हुआ है, कोई रिजर्वेशन कोटा यूज किया है? तो ये सब समझने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट ये समझना पड़ेगा कि अलॉटमेंट का रूल क्या है, कॉलेज अलॉट होता कैसे है।
तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग काम करते हैं, एक एक करके इन लेसन्स के माध्यम से, इन चैप्टर्स के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले ये 9 चैप्टर्स को समझ लोगे, सारा खेल समझ में आ जाएगा और बहुत ही आसानी से आप समझ पाओगे कि कॉलेज मिलेगा कैसे और कॉलेज मिलेगा किसे। तो सबसे पहले समझो इस खेल का मालिक कौन है, यानी बीसीसी और डीसीसी के बीच का अंतर समझोगे। पार्ट ए में चैप्टर 2 के समझोगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बॉयज के लिए क्या रहने वाली है। पार्ट बी में सरकारी कॉलेज की पूरी कुंडली। फिर चैप्टर 3 में हम लोग सीखने जा रहे हैं, क्या सीखने जा रहे हैं, यहां पे फॉर्म से लेकर रैंक तक का सफर, कि यानी फॉर्म भरने से लेकर रैंक मिलने तक और आगे कॉलेज के एडमिशन तक का पूरा सफर। इसके बाद चॉइस फिलिंग क्या होता है, चॉइस फिलिंग का प्रोसेस क्या होता है, कॉलेज मिलने की गणित क्या है, किस आधार पे कॉलेज मिलता है, कैसे मिलता है, कट ऑफ कैसे बनता है, कट ऑफ बनाने की प्रक्रिया क्या है, और सबसे इंपॉर्टेंट सारे के सारे झूठ जो आपको बताए गए हैं, एक एक झूठ को हम यहां पे आज समाप्त करेंगे, एक एक मिथ को आज हम बस्ट करेंगे। ओके, फिर चॉइस फिलिंग का महाभ्रम, ठीक है, किस प्रकार से चॉइस फिलिंग करो कि बेस्ट से बेस्ट कॉलेज मिल जाए, ठीक है, और झूठ से सारे जो बचे खुचे झूठ है जो आपको थंबनेल में, यूट्यूब में देखने को मिलते हैं, सारे के सारे मिथ को बस्ट करते हैं। चलो शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, ठीक है। तो यहां चैप्टर नंबर 1 में आप क्या देख पा रहे हो, चैप्टर नंबर 1 में है बीसीसी बोर्ड। ये क्या है डीसीसी बोर्ड, ये क्या है, तो भाई आपको पता होनी चाहिए बीसीसी वो बोर्ड है जिसके अंतर्गत बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं का गठन किया जाता है, यानी चुनाव किया जाता है। इसके अंतर्गत ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, ठीक है। इसी के अंतर्गत आती है डीसीसी जो कि डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज को कंडक्ट कराती है। अब डीसीसी और बीसीसी का अंतर को समझ लीजिए। बीसीसी आमतौर पे ग्रेजुएशन लेवल के सारे यानी अंडर ग्रेजुएशन यूजी कोर्सेज को कंफर्म कराती है, कंडक्ट कराती है। इसके अंतर्गत इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज होते हैं और मेडिकल के भी बैकग्राउंड के कोर्सेज होते हैं। मेडिकल बैकग्राउंड जैसे एग्जांपल आप लोग बीएससी नर्सिंग बहुत फेमस है, आप लोग जानते हो, ये भी बीसीसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। इसी प्रकार इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के भी बहुत सारे कोर्सेज है जिसको कंडक्ट कराया जाता है बीसीसी के द्वारा, जो भी ग्रेजुएशन लेवल के हैं। डीसीसी क्या कंडक्ट कराती है, डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज, ठीक है। इसमें कौन कौन से आते हैं, 3 आते हैं, पी यानी पॉलिटेक्निक इंजीनियरिंग, ये इंजीनियरिंग में चला जाएगा। अब बचे 2 पैरामेडिकल कोर्सेज, एक होता है पीएमएम, दूसरा होता है पीएम। ओके, तो पीएमएम क्या है, मैट्रिक लेवल का पैरामेडिकल कोर्स है जिसमें सिर्फ और सिर्फ ड्रेसर प्राप्त होता है, इसके अलावा कोई और कोर्स नहीं। अगर आप उम्मीद करके बैठे हो कि पीएमएम का एग्जाम देके आपको एनएम में जीएनएम कुछ और मिलेगा, आप भ्रम में हो, ठीक है। दूसरी बात, अगर 12th स्तर की बात की जाए तो 12th स्तर पे कौन कौन से कोर्स प्राप्त होंगे, सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्स, एक एक करके समझते हैं इसके गेम को। ओके, चलो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, यहां पे आप समझते हैं गर्ल वर्सेस बॉयज की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार से अलग होती है। एक बॉय को कभी भी जीएनएम और एएनएम कोर्स नहीं मिल सकते, ये रिजर्व होते हैं गर्ल्स के लिए। चलो थोड़ा और आसान कर दे, कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते हैं। साइंस के अगर आप स्टूडेंट हो और आप अगर गर्ल हो और बॉय हो तो क्या, साइंस के स्टूडेंट में अगर आप पीसी बी से हो और इंग्लिश भी आपके साथ है तब आप इस एग्जाम के एलिजिबल होते हो, ठीक है। गर्ल अगर ऐसे क्राइटेरिया के साथ एलिजिबल हो जाती है, पीसीबी के साथ इंग्लिश भी उनका सब्जेक्ट है, तो उस केस में आपके पास ऑप्शन होते हैं एएनएम, जीएनएम और सारे के सारे पैरामेडिकल कोर्सेज जो 12th स्तर पे एग्जाम के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, डीसीसी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सारे कोर्सेज के लिए। अब बात करें बॉयज की, अगर बॉयज पीसीबी कॉम्बिनेशन के साथ आते हैं तो उन्हें भी एएनएम और जीएनएम को छोड़कर, क्योंकि ये गर्ल्स के लिए रिजर्व है जैसा पहले ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं, इसके अलावा सारे कोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है, जैसे लैब टेक, ओटी असिस्टेंट, एक्सरे टेक्नीशियन, रेडियोलॉजी। ओके, अब बात होगी कि भाई नॉन साइंस वालों का क्या। तो नॉन साइंस बैकग्राउंड से जो बच्चे आते हैं, जैसे कोई आर्ट्स बैकग्राउंड से है या फिर मैथ, जैसे कोई मैथ से है, ठीक है, मान लो साइंस का ही मैथ से है, तो उस केस में क्या होगा, उन्हें मिलेगा सिर्फ और सिर्फ एएनएम अथवा फार्मेसी अगर वो लड़की है, और बॉयज को मिलेगा सिर्फ फार्मेसी कोर्स। ओके, समझ गए। चलो चलते हैं अगले स्लाइड के माध्यम से, आप चाहो तो इसका हट जाते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो, इसके बाद हम समझते हैं सरकारी कोर्सेज की पूरी कुंडली, ठीक है। ऑलरेडी यहां पे मैं क्लियर कर चुका हूं कि जीएनएम सिर्फ लड़कियों के लिए, एएनएम सिर्फ लड़कियों के लिए, फार्मेसी बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए है, बहुत अच्छी कोर्स होती है। लैब टेक, ओटी असिस्टेंट बॉयज के लिए फेवरेट कोर्स से रहती है, ओटी असिस्टेंट और लैब टेक
और इसके साथ साथ एक है टेक्नीशियन, ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट और रेडियोलॉजिस्ट। ये टॉप कोर्सेज बॉयज हमेशा ऑप्ट करते हैं और गर्ल्स हमेशा ऑप्ट करती हैं एएनएम और जीएनएम। ओके, ऑलरेडी ये जानकारी क्लियर कर चुके हैं, जिसे चाहिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम लोग समझेंगे कि सफर हुआ शुरू कहां से। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं 19 मार्च से। 19 मार्च को आपके ऑनलाइन फॉर्म की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसके बाद 14 मई को आपका रिलीज होता है एडमिट कार्ड। 24 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। इसके बाद 11 जून 2026 को आपकी रिजल्ट और रैंक कार्ड को इशू किया जाता है और है ये जुलाई का पहला हफ्ता, प्रेजेंट टाइम। अब इस समय में कभी भी आपका काउंसलिंग डेट अनाउंस हो सकता है। ठीक है, क्यों ऐसा प्रोसेस होता है? क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, आप देख सकते हो कि हर प्रोसेस के बाद कम से कम 2 हफ्ते का विंडो जरूर होता है। ठीक है, अगर देखा जाए तो कम से कम 15 से 20 दिन लग जाते हैं भाई रिजल्ट के बाद काउंसलिंग प्रोसेस को प्रारंभ करने में, यानी चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को प्रारंभ करने में। अब मैं ये भी बताऊंगा कि चॉइस फिलिंग और काउंसलिंग प्रोसेस कैसे अलग अलग हैं। ओके, चलिए जिन्हें इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। तब तक हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। चलो, तो इसमें चॉइस फिलिंग का जो प्रोसेस है वही काउंसलिंग है, ये गलत बात है। जी हां, आपको समझना होगा, इसमें भी बहुत सारे चरण आते हैं। चैप्टर 4 में आप ये समझेंगे कि अलग अलग प्रक्रिया क्या है और किस प्रकार से काम करती है। सबसे पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। पहले क्या होता था कि जब भी काउंसलिंग के लिए जाते थे बच्चे तो उन्हें दोबारा से एक अलग रजिस्ट्रेशन करना पड़ता था, और जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया उनका काउंसलिंग नहीं होगा, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, कोई भी प्रोसेस नहीं होता था। ठीक है, बट अब क्या किया गया कि आपने जो रजिस्ट्रेशन किया होगा फॉर्म भरते वक्त, उसी के आधार पर आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा। डायरेक्टली बस आपको लॉग इन करना है पोर्टल पे और उसके बाद आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो बहुत सिंपल सा प्रोसेस होता है, आप लॉग इन करोगे, ओटीपी वेरीफाई होगा, इसके बाद फिर से चॉइस फिलिंग के प्रोसेस पे जाओगे, फिर से ओटीपी वेरीफाई करना होगा, फिर आप अपने चॉइस का सिलेक्शन करोगे। इसके बाद लॉक करने के लिए भी आपको एक क्या आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन। इसके बाद जाके आपका चॉइस फिलिंग प्रोसेस कंप्लीट होता है। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको इंस्टॉल डाउनलोड कर लेना होता है। ठीक है, ये प्रक्रिया आप खुद से भी कर सकते हो और हमसे भी करवा सकते हो। ठीक है, इसके बारे में आगे हम जानकारी देंगे। सीट अलॉटमेंट लेटर आपका जारी होता है फर्स्ट राउंड का और सेकेंड राउंड का। अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो जाता है तो सीट अलॉटमेंट लेटर जारी होगा, उसको आप प्रिंट आउट कराओगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दिए गए पते पर और दिए गए डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाओगे। ओके, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस बहुत सिंपल सा होता है। आपको एक चेक स्लिप दी जाती है, उसमें सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट दी जाती है, सारे डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हो। आपने जो भी जानकारी दी है फॉर्म भरते वक्त, वो सारी की सारी जानकारी आपको वेरीफाई कराना होता है। इसके बाद क्या होता है भाई, जब ये भी प्रोसेस आप कंप्लीट करा लेते हो, आपका डॉक्यूमेंट जमा हो जाता है, जैसे मैट्रिक, माइग्रेशन, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, ये सारे डॉक्यूमेंट क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं और आपको वहां पे रसीद मिल जाती है। और ये डॉक्यूमेंट जाते हैं आपके कॉलेज। फिर कॉलेज में आपको व्हाट्सएप ग्रुप में कनेक्ट किया जाता है, वहां से कॉलेज आपको कॉल आता है कि अब एडमिशन प्रारंभ हो गया है, आप आ जाओ। फिर आप जाते हो, रिपोर्ट करते हो, रिपोर्टिंग टाइम के पास पहुंचते हो, एडमिशन कराते हो। एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट जब होता है, इसके बाद आप वहां पे ज्वाइन कर लेते हो, यानी रिपोर्टिंग के बाद जाओगे, डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट आपने दिया था। मान लो कभी कभी होता है कि कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप टाइम ले लेते हो कि कॉलेज हम जाएंगे तो वहां जमा कर देंगे। जैसे कोई 12th का स्टूडेंट है, उसे अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिली है, हो सकता है उसे प्रोविजनल मिला हो या फिर वो भी नहीं मिला हो, तो एप्लीकेशन लिख के टाइम ले सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी समस्या आती है, मेरा नंबर आपको कमेंट बॉक्स में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएगा, वहां से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली। किसी प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड समस्या है, आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। चलो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलते हैं हम लोग अब अगली स्लाइड पे। अब कॉलेज मिलने के गणित को समझने के लिए आपको 2 चीजें समझनी होगी। ठीक है, हम लोग बाजार में जाते हैं, सपोज दैट कि तुम मिठाई की दुकान पे जाते हो। मिठाई की दुकान पे आप गए, आपके पास है 12 रुपए। ठीक है, 12 रुपए में क्या आ सकता है, तो सर 12 रुपए में एक समोसा आ सकता है, 12 रुपए में एक मिठाई आ सकती है, कोई भी रसगुल्ला या गुलाब जामुन जो आपको पसंद हो आप परचेज कर सकते हो। पर आपकी नजर भाई रसमलाई पे पड़ गई है। रसमलाई का दाम वहां 25 रुपए या 30 रुपए या 35 रुपए, अलग अलग प्रकार की रसमलाई है, उसका दाम अलग अलग है। ठीक है भाई,
अब आपके पास पैसे तो 12 रुपए हैं, क्या आपको रसमलाई मिल सकता है? शायद हाँ, शायद नहीं। मिल कैसे सकता है? तो नहीं सर मेरे पास तो पैसे नहीं है, हम रसमलाई खरीद नहीं सकते, रसगुल्ला खरीद सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? सिंपल कर देते हैं। जैसे आप की इच्छा है कि आपको रसमलाई खानी है, ये आपकी इच्छा है, पर आपके पास पैसे कम है, यानी एक होती है हमारी इच्छा और एक होता है हमारा रियलिटी। ठीक है, तो भाई अगर मान लो दुकानदार से पूछो कि भाई अब तुम्हें नहीं पता दाम कितना है रसमलाई का, और तुम पूछते दुकानदार से रसमलाई कैसे दे रहे हैं, अरे भाई खाना, अरे वो क्या कहेगा कि भाई महंगा है, 25 रुपए का है, 30 रुपए का है, उसको थोड़े पता है कि आपके पास कितने पैसे हैं। दाम पूछने में कुछ जा रहा है क्या? नहीं ना, दाम पूछो, पूछो कि तुमको मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, डिस्काउंट दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, हो सकता है थोड़ा रसमलाई पुराना हो रहा हो, कोई पूछ ना रहा हो, अब वो बर्बाद होने वाला है इसलिए उसको कम दाम पे बेचना चाह रहे हो, कुछ भी हो सकता है ना। तो यही काम होता है भाई कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस में, चॉइस फिलिंग में। अगर आपको एएनएम का रैंक प्राप्त हो रहा है, एएनएम का रैंक मतलब एएनएम मिलने लायक रैंक प्राप्त हो रहा है, और आपको मन है कि जीएनएम करना, तो क्या आप जीएनएम के कॉलेज नहीं डालोगे? यही सवाल है। रसगुल्ला लायक पैसे हैं, यानी रसगुल्ला लायक यानी एएनएम लायक आपके पास रैंक है, और आपको कॉलेज चाहिए जीएनएम यानी रसमलाई, तो क्या करना पड़ेगा? अरे पूछ तो सकते हो ना, मिले चाहे ना मिले, क्या पता सस्ता हो जाए, क्या पता कट ऑफ थोड़ा लो चला जाए, क्या पता किसी कॉलेज में सीट बढ़ जाए। होता है ना कि बहुत सारे बच्चे को कॉलेज मिला है और वो डीवी में गए ही नहीं, तो क्या होगा, सेकेंड राउंड में कट ऑफ हाई चला जाएगा। बट आपने अगर चॉइस ही नहीं रखी है, आपने पूछा ही नहीं है, अब मान लो कि पूछा कि अंकल थोड़ा दाम घटेगा तो हमको दीजिएगा, आपने बुकिंग कर रखा है, तब आपको कॉलेज मिल सकता है ना। हाँ, तो यही गेम होता है। इसीलिए सारे के सारे, मेरा एक फंडा फॉर्मूला सिंपल समझ लो, तुम्हें जो कॉलेज पसंद है, पसंद के कॉलेज, टॉप के कॉलेज सारे डालने हैं, चाहे तुम्हें मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो। तुम्हें जीएनएम सबसे ऊपर रखना है, पीएमसीएच, डीएमसीएच, एनएमसीएच, तुम्हें मिल रहा हो या नहीं मिल रहा हो, बेस्ट कॉलेज बेस्ट कोर्स को हमेशा ऊपर रखोगे। ठीक है, ये नहीं कि हाँ कहीं साइड का ऐसा कॉलेज जिसके बारे में जिसका कट ऑफ हाई जाता है उसको ऊपर रखना, बिल्कुल गलती है। कॉलेज कभी भी मिलना प्रारंभ होता है रैंक 1 से, रैंक 2 से, रैंक 3 से, रैंक 4 से, ऐसे। रैंक 1 लाइक आपका एलिजिबिलिटी है, मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, 2 देखा जाएगा, 2 नहीं मिला तो 3, 3, 4, 5, 6, 7, भाई 100 कुछ कॉलेज, 225 कॉलेज है टोटल गर्ल के लिए। ठीक है, 225 ऑप्शंस हैं, तो उनमें से जिसको आपने ऊपर रखा होगा, अगर उसके एलिजिबल, अब होता क्या है कि कभी कभी आपको 40 से 50 कॉलेज मिल रहे हैं, उसमें से जिसको आपने ऊपर रखा होगा वो आपको मिल जाएगा। तो ये लॉजिक काम करता है। आपने मेरे प्रेडिक्शन टूल वाले सेशन के को अटेंड किया होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैं आपको कॉलेज कैसे प्रेडिक्ट करके बताता हूं। कंप्यूटर कभी भी ऊपर से देखना शुरू करता है, आप जिसको ऊपर रख दोगे उसको पहले वो प्रायोरिटी मानेगा कि आपका मन है ये चाहिए, और जिसको आपने चुना ही नहीं, यानी आपको नहीं चाहिए, यानी आप कह रहे हो कि आपको पीएमसीएच नहीं चाहिए, आप कह रहे हो कि आपको जीएनएम नहीं चाहिए, आपको बेस्ट ओटी असिस्टेंट के कॉलेज नहीं चाहिए, आपको बेस्ट फार्मेसी के कॉलेज नहीं चाहिए, आपको नहीं चाहिए, ये आप कह रहे हो चॉइस फिलिंग के समय। बोर्ड आपसे पूछ रहा है कि आपकी मर्जी क्या है, आप कह रहे हो मुझे नहीं चाहिए, यही लॉजिक है। तो वो जो कहते हैं ना कि ये कॉलेज छोड़ दो, वो कॉलेज छोड़ दो, ये मत डाला, वो मत डाला, बेवकूफी कर रहे, फंसा रहे तुम्हें, समझ जाओ, ये लॉजिक है। इस लॉजिक पे आपको कॉलेज अलॉट होता है। ओके, इसकी तो आवश्यकता नहीं है, पर फिर भी अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। चलो अब समझते हैं कि कट ऑफ कैसे तैयार होता है, कट ऑफ का गेम क्या है। अच्छा एक बात बताओ, अगर रसमलाई कम बचा है तो रसमलाई किसे दिया जाएगा? जो सबसे ज्यादा दाम देगा, यानी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल होगा। अब सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कौन होगा? सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है रैंक 1। रैंक 1 जिसका आया होगा, अगर उसने जो कॉलेज सेलेक्ट किया वो उसे मिल जाएगा। रैंक 2, उसके बाद रैंक 2 का कॉलेज देखा जाएगा, तो ये तो कंप्यूटर से होता है, कोई इंसान तो देता नहीं है, तो रैंक 2 वाले का चॉइस देखा जाएगा कि रैंक 2 जिस बच्चे का आया था उसके चॉइस क्या है। ऐसे करके सीट बचते चला जाता है और कॉलेज मिलता है। अब कहोगे कि सर कुछ कुछ कोर्स में तो 1700 1800 ही आपकी सीट है, 1700 1800 सीट है, फिर लोगों को सर 2000 3000 तक कैसे रैंक मिल जाता है, और कैटेगरी रैंक में 5-5 हजार वालों को कैसे मिल जाता है?
तो सिंपल सा उसका फंडा है, आपको यह समझना होगा कि सोचो कि 10 लोग लाइन में लगे हैं मिठाई में खरीदने के लिए या टिकट काउंटर पे। चलो आसान कर देते हैं और आसान कर देते हैं। जैसे आप रेलवे में टिकट कटाते हो, ट्रेन से ट्रेवल करते हो तो टिकट कटाते हो, ठीक है, आपका वेटिंग लिस्ट में है, 15 वेटिंग लिस्ट पे है, और आपके आगे के जो 10 लोग हैं, अगर मान लो उन लोगों ने ट्रेन को अपना टिकट कैंसिल कर दिया, फिर क्या होगा? आपके चांसेस बढ़ेंगे या घटेंगे? बढ़ जाएंगे। तो ऐसे ही काम करता है। तो आगे वाले अगर बच्चों ने कॉलेज नहीं लिया या चॉइस सिलेक्शन नहीं किया तो फिर चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। जैसे आपको पीएमएम जानते हो, 600 कुछ कोर्स वहां पे कॉलेज हैं, 600 कुछ कोर्स सॉरी सीट हैं पीएमएम में, पर 1200-1400 वालों तक को कॉलेज मिल जाता है आमतौर पे। सीट 600 ही है और कहोगे तो 1200 लोगों को नहीं मिल रहा है, ये बात समझना होगा आपको। आपको मिल रहा है 1200 सीट नहीं है, 600 ही सीट है, यानी कि आधे लोगों ने अपना कॉलेज सिलेक्शन नहीं किया था। जिनको कॉलेज मिला उन लोगों ने एडमिशन नहीं कराया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो सबसे पहले फॉर्म चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है। चॉइस फिलिंग के आधार पे आपको क्या किया जाता है? सीट आवंटित किया जाता है और उसके आधार पे कट ऑफ तैयार होता है, और कट ऑफ सबसे फाइनल प्रोसेस है। सब हो जाने के बाद कट ऑफ डिसाइड होता है कि इस साल का कट ऑफ क्या गया, सीट मैट्रिक्स रिलीज होता है, और सीट मैट्रिक्स के आधार पर ही मैं या कोई गेस कर सकता है कि कौन सा कॉलेज आपको प्राप्त होगा, क्योंकि सीट की संख्या लगभग उतनी ही है, कैटेगरी की आरक्षण लगभग उतनी ही है, तो 19-20 वहीं तक कहानी जाके अटकता है। आप कहोगे कि सर कट ऑफ बढ़ने वाला है, क्या होने वाला है? तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी हमारी, जिसमें कट ऑफ को कवर किया जाएगा, कॉलेज के सारे कट ऑफ को कवर किया जाएगा, कौन से कोर्स का क्या कट ऑफ रहने वाला है। इसी विश्लेषण के साथ अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना कट ऑफ, अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो। ओके, चलिए इसको भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब चैप्टर 7 में झूठ नंबर 1 ये समझ लीजिए। सबसे बड़ा जो झूठ आपसे बोला जा रहा है कि 40,000 रैंक तक वालों को कॉलेज मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम कितना तक मिलता है? आमतौर पे 12,000 से लेकर 13,000 तक यूआर रैंक में मिलता है, ठीक है। कैटेगरी रैंक में किसी कैटेगरी में, बीसी कैटेगरी मान लो या ईबीसी कैटेगरी, इसमें सबसे ज्यादा आरक्षण देखा गया है। मतलब सीट के आधार पर मैं बताऊं तो यहां पे 5,000 तक 5500 तक दोनों में, बीसी और ईबीसी कैटेगरी में कॉलेज मिल जाता है। बाकी सबके गिनती इसके नीचे ही होगा। तो अगर 5,000 कैटेगरी रैंक से अगर आपका ज्यादा आ गया है तो आप समझिए कि आपका चांस नहीं के बराबर है। अब बॉयज के लिए क्या कहानी है? तो भाई बॉयज, आप गर्ल तो हो नहीं क्या भाई, आपके लिए एनएम के कोर्सेज हैं कि 14-15 हजार तक मिल जाएगा। 14-15 हजार बॉयज को नहीं मिलता है, बॉयज के लिए 5,000-7,000 यूआर रैंक मैक्सिमम है, ठीक है, और 2-3 हजार कैटेगरी रैंक। इससे ज्यादा की उम्मीद आप नहीं करके रखिए, सीधी बात। ये कैटेगरी रैंक से 10,000 मिल जाएगा, 20,000 मिल जाएगा, 40,000 मिल जाएगा, ऐसा वीडियो देख रहे हो, सब झूठ बोल रहे हैं, सीधी बात। और ड्रेसर की संख्या मैक्सिमम जो सीट आवंटित हो सकती है वो 1500-1200, इससे ज्यादा रैंक वालों को कॉलेज नहीं मिल सकता है। और वो भी आरक्षण का क्या गेम है, एक एक करके समझा देते हैं, ठीक है। यहां पे देखो कॉलेज प्राप्त कैसे होता है, किस आधार पे। इससे पहले आपको समझना होगा आपकी असली रैंक कौन सी है। मैं किसी बच्चे से रैंक पूछता हूं कि आपका रैंक क्या है, तो वो कहता है सर फीमेल कैटेगरी रैंक में इतना आया है। रैंक पूछते हैं कि आपका रैंक कितना आया है, तो सर मेरा 4,000 आया है। ठीक है भाई, बहुत अच्छा, चलो 4,000 में कॉलेज मिल जाएगा। कहें कि यूआर रैंक, नहीं सर वो फीमेल कैटेगरी रैंक 4,000 है। अच्छा, तो फिर कैटेगरी रैंक कितना है? सर वो 6,000 है। ठीक है, और यूआर रैंक? सर वो 18,000 है। क्या कॉलेज मिलेगा? कम चांसेस है, और मिलेगा भी तो सेकेंड राउंड में। अगर आप इसी कैटेगरी से होंगे तो 52-5500 कैटेगरी रैंक जाता है एएनएम के लिए। तो आपको समझना होगा कि कॉलेज मिलता किस रैंक से है। कॉलेज मिलता है सबसे पहले ओपन कैटेगरी युवा रैंक से, ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी से। अगर आप उससे एलिजिबल नहीं हो पा रहे हैं तब आपको प्रयास किया जाता है कैटेगरी रैंक से रैंक प्रोवाइड करने का। और अगर आपने चॉइस किया है कि और बेहतर कॉलेज चाहिए, सपोज दैट आपने नीचे वाले कॉलेज को सबसे ऊपर कर दिया, जैसे जिसका कट ऑफ बहुत ही हाई जाता है, जैसे मान लो 5500 वाले कॉलेज है, कोई 4,000 वाले कॉलेज है, उसको आपने सबसे ऊपर रख दिया,
और आपको मिल सकता था कैटेगरी रैंक के आधार पर शायद कोई और बेहतर कॉलेज मिल सकता था। सपोज दैट आपका 3000 रैंक है और आपने 5500 वाले को नंबर 1 पे रख दिया, तो भाई जो 3000 के रेंज का होगा, जो 2800 के रेंज का होगा, उस कॉलेज का चांस अगर बन सकता था तो वो चांस खत्म हो गया। क्योंकि अपग्रेड किया जाता है तो सबसे मतलब अपग्रेड कभी भी ऊपर की तरफ किया जाता है, नीचे की तरफ किया नहीं जाता है। इसलिए जो पसंद है कॉलेज, जो बेहतर कॉलेज है उसको ऊपर रखो। मैं बार बार कहता हूं, कैटेगरी रैंक का मतलब ओपन कैटेगरी रैंक, फीमेल कैटेगरी रैंक से कॉलेज डायरेक्टली आवंटित नहीं होता है। वो समझने के लिए हम लोग जानते हैं कि भाई वो बॉयज को एनएम और जीएनएम तो मिलता नहीं है, तो फीमेल कैटेगरी रैंक का से हम लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि चलो यार इतना सीट है, इतने में इतना मिल जाएगा, ठीक है भाई, वो समझने के लिए है। पर क्या वास्तविकता है कि फीमेल कैटेगरी रैंक से कभी कॉलेज प्राप्त होता है? नहीं होता है। क्योंकि आप सीट मैट्रिक्स में जाइए, देखिए एक भी बच्चे को फीमेल कैटेगरी रैंक से प्राप्त हुआ हो, नहीं होता है। हाँ, एक खास किस्म का आरक्षण आपको मिलता है, उसे कहते हैं आरसीजी रैंक। क्या कहते हैं? आरसीजी रैंक। आप लोगों ने कभी भी इस पे गौर नहीं डाला है। आरसीजी रैंक से भी आपको कॉलेज मिल सकता है, और आरसीजी रैंक रियल में फीमेल का आरक्षण रैंक होता है, ठीक है। स्पेशल मतलब टोटल सीट में से भी लड़कियों को एनएम और जीएनएम मिल रहा है, और उस हर कोर्स में आरसीजी का अपना कोटा है, तो इससे आपको आरक्षण मिलता है, आरसीजी रैंक से कॉलेज मिलता है, ठीक है। फीमेल यूआर रैंक या फीमेल कैटेगरी रैंक को प्लीज कंसीडर नहीं कीजिएगा, ओके। इस वाले स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं रोक के। चलो, अब चॉइस फिलिंग का महाभ्रम ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, पर थोड़ा सा एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देते हैं। सारे कॉलेज आपको डालने हैं और बेस्ट कॉलेज ऊपर डालने हैं, ठीक है। सारे के सारे कॉलेज आपको चूज करने हैं और बेस्ट कॉलेज ऊपर चूज करना है, ठीक है। वैसे स्टूडेंट जिनका रैंक 1000 के नीचे है, वो लोग यूआर से जीएनएम सिर्फ डाल सकते हैं, एनएम की उन्हें आवश्यकता नहीं है। पर अगर उनको लगता है कि हमको थोड़ा बॉर्डर लाइन पे है, जैसे जिनका 1500-1700 यूआर रैंक आ गया, कृपया जीएनएम के साथ एएनएम भी डालिए, एएनएम मिल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट राउंड में अपग्रेड करके जीएनएम के चांसेस बन जाएंगे। पर ऐसा हो जाए कि अगर एएनएम के लिए भी, जीएनएम के लिए भी आप एलिजिबल ना हो, पर एएनएम आपने डाला ही नहीं है, तो न माया मिली न राम, कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए बेस्ट कॉलेज डालिए और सारे कॉलेज डालिए, किसी को मत छोड़िए। किसी को आप क्यों छाटोगे? आप अपनी प्रायोरिटी ऑर्डर सेट कर लो, ये मुझे ज्यादा पसंद है, सबसे ऊपर रखूंगी, पर सबको चॉइस में रखना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, कि काउंसलिंग का मतलब चॉइस फिलिंग है? नहीं जी, चॉइस फिलिंग नहीं है। 5 श्रृंखलाएं होती हैं, आपको पता है। रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, फिर सीट अलॉटमेंट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कॉलेज रिपोर्टिंग, ये पूरा प्रोसेस आपका काउंसलिंग ही कहा जाता है, ठीक है। फीमेल रैंक से कॉलेज नहीं प्राप्त होता है, ओपन कैटेगरी रैंक से प्राप्त होता है, आरसीजी रैंक से प्राप्त होता है। कट ऑफ पहले से तय नहीं होता है, ये ऑलरेडी बता चुके। कॉलेज 10 कॉलेज डाल दो, 15 कॉलेज डाल दो, नहीं भैया, सारे कॉलेज डालने हैं। याद रख लीजिए, गलती नहीं कीजिएगा वरना 1 साल पूरा बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। फिर दूरी वाला, क्योंकि आप दूरी, भाई कभी भी आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस में दूरी नहीं पूछी जाती है कि आपका घर से कौन सा दूर है। ये जो दूरी वाला लॉजिक है, ये माना जाता है कि जो दूर दराज वाले कॉलेज हैं, दूर दराज मतलब शहर से दूर हैं, शहर से दूर है वाले, तो अच्छा, ऐसा कौन सा कॉलेज है जो आपका देहात या फिर चंवर इलाके में नहीं होते हैं? आमतौर पे आप लोग देखा होगा कि अधिकतर जो कॉलेज हैं दूरस्थ इलाकों में ही होते हैं। तो दूर का कॉलेज क्या पैमाना है भाई, घर से दूर, ऐसा कोई लॉजिक काम नहीं करता। और भारी फीस कि 5 लाख देना पड़ेगा अगर प्राइवेट से जाते हो, 3 लाख देना पड़ेगा प्राइवेट से जाते हो। अगर आपको कोई कहता है कि हम गवर्नमेंट में आपका एडमिशन करा देंगे, हमारा पैरवी है, भाई मत सुनना, सब झूठ है, सब फड़ेव है। कहेगा कि पीएमसीएच में मेरा पैरवी है, फलाना मेरा रिश्तेदार है, ऐसा है वैसा है, कुछ नहीं। सरकारी कॉलेज में डायरेक्ट प्रोसेस से एंट्री होती है, ठीक है। और सबसे बड़ा स्पॉइलर दे देता हूं, इस साल मॉप अप राउंड होने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है। यानी इस साल फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड के साथ साथ मॉप अप राउंड भी होगा, उसके पे स्पेशल वीडियो आएगी बाद में, ओके। चलो अब अगले स्लाइड पे समझते हैं काउंसलिंग प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट सवाल और इसका जवाब। देखो, बिहार पैरामेडिकल की जो काउंसलिंग है, आप लोगों ने कुछ सेशंस हमारे देखे होंगे, इसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है। जो चॉइस फिलिंग का प्रोसेस होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है,
और अगर ये सावधानी से नहीं किया जाए तो बहुत गड़बड़ी के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए आप चाहें तो हमसे काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है। और हमसे काउंसलिंग कराने का क्या प्रोसेस है, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। जो यहाँ पे फोन नंबर दिख रहा है इस पे आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा और काउंसलिंग पोर्टल ज्वाइन कर लीजिएगा। या तो आप जॉबवर्स एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके काउंसलिंग पोर्टल ज्वाइन करके और पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको क्या करना होगा, उसके बाद आपको मैं एक पीडीएफ दे दूंगा, जिस पीडीएफ के माध्यम से मैं बता दूंगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज मिलने वाला है, ताकि आप अपनी प्रायोरिटी, अपनी चॉइस को पहले से लिस्ट तैयार कर सको। और मैं सारे कॉलेज का बताऊंगा, ये नहीं कि 20-30, 10-5 कॉलेज और जाली क्या कहते हैं उसे, प्रेडिक्शन टूल के माध्यम से कुछ भी बता दिया, आपको 3-4 कॉलेज बता दिए। मेरा प्रेडिक्शन टूल ऐसे काम करता है कि उसमें आपको यूआर रैंक, कैटेगरी रैंक, साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट्स स्ट्रीम हो, गर्ल हो, बॉय हो, कौन सा कॉलेज का प्रेफरेंस है, ये सारी चीजें देखते हुए मैं पूरा का पूरा सारे कॉलेज का विश्लेषण दे दूंगा, जिसमें आपको हाई चांसेस कौन से कॉलेज है, मीडियम चांसेस कौन से कॉलेज है, लो चांसेस वाले कौन से कॉलेज हैं, कौन से सेफ कॉलेज हैं, कौन से बॉर्डर लाइन है और कौन ओवर कट ऑफ है। ये सारे कॉलेज की लिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगे आपके व्हाट्सएप पे। तो जल्द से जल्द काउंसलिंग पोर्टल पे ज्वाइन कर लीजिए, मात्र 200 सीट है। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और समझते हैं असली गेम। चलिए, असली यहां पे गेम क्लियर हो जाएगा आपका, यहां पे आपके सारे भ्रम टूट जाएंगे। टोटल सीट कितने हैं भाई पीएमएम में? 690 सीट। तो कोई अगर कह रहा है कि 10,000 वाले को कॉलेज मिलेगा, 15,000 वाले को कॉलेज मिलेगा, बेवकूफ बना रहे हैं, सीधी बात, बेवकूफ बना रहे हैं आपको। यूआर में 200, ये पूरा का पूरा चार्ट को आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये पूरा चार्ट स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो भाई, इतना ही सीट है, इतना ही सीट है। अब बात करते हैं जीएनएम की। जीएनएम की जो सीट है मात्र है 1778। तो आप अपनी कैटेगरी की बोलते हो सर हमारे कैटेगरी में से 4000 रैंक है, हमारे कैटेगरी में 5000 रैंक है, हमको काहे नहीं कॉलेज मिलेगा, ऐसा सोचते हो ना। तो भाई इसका सीधा जवाब है ये, आप अपनी कैटेगरी का टोटल सीट देख लो कितना है। यूआर में 711 है, ईबीसी में 320 है, एससी में 284 है, बीसी में 214 है, ईडब्ल्यूएस में 178 है, आरसीजी में 53 है, एसटी में 18 है और डीक्यू में है 89। तो भाई आप जिस भी कैटेगरी से आते हो उसके अकॉर्डिंग यहां आरक्षण का रूल अप्लाई होगा, स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद एएनएम, सबसे ज्यादा सीट अगर देखा जाए तो किसी कोर्स में है तो एएनएम में है, 5070 सीट है। फिर भी 12,000, 13,000, 14,000 वाले बच्चों को भी किसी किसी साल कॉलेज मिल जाता है यूआर रैंक से। और यूआर में कितने सीट है भाई? 2000 है। कहोगे सर कैसे मिल जाता है? क्योंकि ऊपर वाले जो रैंकर हैं वो लोग को मिल गया जीएनएम इसी पुल से न थे। मतलब अब मान लो कि 1000 बच्चे टॉप 1000 में आए हैं, ठीक है, टॉप 1000 में आए हैं, तो टॉप 1000 वाले बच्चे किस किस कॉलेज में जाएंगे? अगर उनमें से लड़के कितने होंगे तो लड़के मान लो 300 होंगे 1000 में से, तो 300 तो भाई ओटी या लैपटेक में चले गए, बचा 700। तो टॉप 1000 वाले में कितने बचे? 700 गर्ल्स। तो वो कौन सा चूज करेंगे? जीएनएम। तो 700 को तो भाई मिल गया जीएनएम, बाकी लोग बचे, कितना सीट है 1700 में से, अब 1000 सीट बचा। तो अब 1000 सीट पे लड़ाई होगी, 2500, 3000 ऐसे कॉलेज मिलता है। ये है रियलिटी भैया, देख लीजिए एएनएम की टोटल सीट देख सकते हो और स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। अब ये टोटल अन्य कोर्सेज, जितने सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जितने सारे अन्य बॉयज के लिए जो आमतौर पे रिजर्व नहीं है बट फिर भी वो बॉयज के लिए कोर्सेज मान लिए जाते हैं, क्योंकि एएनएम जीएनएम में अपॉर्चुनिटीज गर्ल्स के लिए सबसे ज्यादा है, इस कारण से गर्ल्स का कोर्स बन जाता है एएनएम और जीएनएम, और बॉयज आमतौर पे इस सेक्टर में जाते हैं। हाँ, किसी गर्ल की चॉइस है तो भी इस सेक्टर में जा सकती हैं, बट आपको फिर कट ऑफ को क्लियर करना होगा, ठीक है। तो 2495 सीट बचते हैं अन्य कोर्सेज में एएनएम और जीएनएम को छोड़कर। तो टोटल नंबर ऑफ सीट की गणना आप कर लीजिए कि कितने सीट हैं और कितना में कॉलेज मिलना चाहिए। तो ये भैया सच है जो आपको कोई नहीं बताता है, भ्रामक। देखो हो क्या रहा है, आपका रैंक ज्यादा आ गया है, आप वही सुनना चाहते हो कि मुझे कॉलेज मिलेगा, आपकी हार्दिक इच्छा तो यही है ना कि मुझे कॉलेज मिलेगा। कोई कह दो कि ये झूठ है, कोई कह दे कि नहीं मिलेगा, तुम नहीं मानोगे ना, हमको तो मिलेगा, फलाना वीडियो देखे, तो तुम उस बात पे विश्वास करने के लिए पहले से माइंड मेकअप करके बैठे हो, और वही झूठ तुम्हें परोसा जाएगा, तुम्हें सुकून दिलाया जाएगा, झूठा
दिलासा दिया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए तुम पहले से तैयार बैठे हो। तो जब किसी चीज की डिमांड होती है तो सप्लाई किया जाता है। तुम्हारे इमोशंस ऐसे हैं कि भाई तुम वनरेबल हो, अभी सेंसिटिव हो, थोड़ी इमोशनल हो इस चीज से कि कॉलेज नहीं मिला है, क्या कॉलेज का रैंक ज्यादा आ गया है, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा सा सावधानी रखो, अपना दिमाग लगाओ। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, ये वाला स्ट्रीम आप लोगों ने देखा होगा। इस वाले लाइव स्ट्रीम में मैं शाम को आमतौर पे 6:30 से 7 बजे के बीच में मैं आता हूं और आप लोगों का कॉलेज प्रेडिक्शन करता हूं कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। और जो बच्चे काउंसलिंग पोर्टल से कनेक्ट हो चुके हैं उन लोगों को पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं। बहुत सारे लोग अभी ज्वाइन करने वाले, तो 200 बच्चों का सीट है, बिल्कुल कनेक्ट हो जाइएगा। ओके, ये वाला सेशन आपको मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि अगर आप चेक कराना चाहते हो तो शाम को जो सेशन होते हैं उसमें ज्वाइन करके चेक करा सकते हो। ठीक है, एंड दिस इज योर बिहार पैरामेडिकल 2027 का सारंभ बैच। अगर आपका रैंक ज्यादा आ गया है, आप बेहतरीन तरीके से एक सिस्टमेटिक ढंग से तैयारी करना चाहते हो, अगर आप सीरियस बच्चे हो, ठीक है, अगर आप सीरियस हो, 2 या 3 बार से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, पर कॉलेज क्रैक नहीं हो रहा है, तो आप ज्वाइन कीजिए सारंभ बैच को मात्र 333 के प्राइस पे, यानी 333 रुपया मात्र 100 बच्चों के लिए, जो पहले 100 बच्चे होंगे। और क्लासेस प्रारंभ हो चुकी हैं। ठीक है, क्लासेस इंग्लिश की प्रारंभ हो चुकी है, सारे विषयों की कंप्लीट तैयारी मात्र 333 में। इसके बाद कोई एडिशनल चार्ज नहीं देना पड़ेगा। किताब का काउंसलिंग तो जब होगा तो अगले साल देखा जाएगा बट हाँ, इसके अलावा कोई भी अन्य चार्जेस आपके अप्लाई किए नहीं जाएंगे। ठीक है, तो तैयार हो जाइए आनंद के लिए। और अगर जीतना चाहते हैं, रेगुलर रहना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो अभी से पढ़ाई शुरू करिए। चाहे आप ये कोर्स परचेज करें या ना करें, सेल्फ स्टडी पे लग जाइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, यही क्वेश्चन लड़ेगा। ऐसे भी एग्जाम टाइम में आप लोगों ने भ्रामक थंबनेल देखे, यही से क्वेश्चन लड़ेगा। 35,000 यही क्वेश्चन है, यही से क्वेश्चन लड़ेगा। लास्ट दिन तक बैच बेचे गए हैं, एग्जाम के एक दिन पहले तक बैच बेचे गए हैं। तो क्या रिजल्ट निकला, आप खुद से प्रश्न करिए। तो ऐसे भ्रामक लोगों से आप दूर रही बनाइए और सटीक पढ़ाई करिए, सेल्फ स्टडी करिए। जरूरी नहीं कि आप मेरा बैच परचेज करिए, डेफिनेटली नॉट, बट सिलेबस को कंप्लीट करिए और सेल्फ स्टडी पे फोकस ज्यादा करिए। क्योंकि जिसका भी कॉलेज क्रैक हुआ है, जिसका भी रैंक अच्छा आया है, वो चाहे किसी भी संस्था का हो, उसने सेल्फ स्टडी जबरदस्त किया था, ये सत्य बात है। ठीक है, तो बहुत सारे अच्छे टीचर्स भी हैं, हर संस्था में अच्छे टीचर्स हैं। कुछ टीचर्स सही नहीं पढ़ाते हैं, कुछ टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। चॉइस आपको करना है, समय आपको कहां देना है, ये सिलेक्शन बहुत जरूरी है। ओके, तो इसी के साथ मैं सेशन को यहां पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं इस लंबे से सेशन को आप लोगों ने बखूबी एंजॉय किया होगा। आप इस सेशन को उन लोगों तक जरूर शेयर करिए जो लोग इस झूठ से ग्रसित हैं, जो लोग इस झूठ से पीड़ित हैं या परेशान हैं। ठीक है, तो सच सामना उन लोगों को कराइए। और अगर चाहते हैं कि इसी प्रकार का विश्लेषण के साथ मैं कट ऑफ का वीडियो आपको प्रोवाइड करूं, कि जिसमें मैं पूरी की पूरी कट ऑफ बताऊं कि किस कॉलेज का क्या कट ऑफ जाने वाला है, किस कैटेगरी से किस कैटेगरी को क्या रैंक प्राप्त अकॉर्डिंग कौन सा कोर्स प्राप्त होगा, जीएनएम कैसे मिलेगा, एएनएम कैसे मिलेगा, क्या रेंज है, किसके ऊपर चांस नहीं है, कितना में चांस है। तो ये सारी जानकारी अगर आप चाहते हो तो कमेंट कर देना कट ऑफ, और बताना ना भूलना कि आपको इससे पहले कौन कौन सा झूठ वीडियो में दिखाया गया, कौन कौन से थंबनेल में टाइटल आपने देखे। प्लीज मेंशन, आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद मी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। राधे राधे।